हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के विषय में। इसके पहले भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस आपके चैनल पे अपलोडेड है और आप वहां से जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट सेक्शन में बिजनेस इन्वायरमेंट का एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसके पहले 25 क्वेश्चंस सेट 1 में कवर हो चुके हैं, वो अभी अपलोड हुआ है लगभग 1 आवर पहले। तो आप जब भी देख रहे हो उसके पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि वो जो पहला वाला लेक्चर है उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस की गई, इसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है डैश इज अ सेट ऑफ ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड वैल्यूज़ विच आर पास्ड एंड शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोसाइटीज़। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पारंपरिक विश्वास के रूप में सोसाइटी के डिफरेंट लोगों के बीच में शेयर की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कल्चरल इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है सोशल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट एंड ऑप्शन डी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दैट इज सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। डैश इज द फाउंडेशन ऑफ कल्चर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी भी संस्कृति का आधारशिला होती है। तो ऑप्शन ए है लैंग्वेज, ऑप्शन बी है कस्टम, ऑप्शन सी है एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है रिलीजन। तो किसी भी कल्चर की जो आधारशिला होती है वो लैंग्वेज होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है EEC स्टैंड्स फॉर। EEC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए है यूरोपियन इकोनॉमिक्स कंट्रोल, ऑप्शन बी है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड ऑप्शन सी है यूरोपियन इकोनॉमिक सेंटर एंड ऑप्शन डी है यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। EEC का मतलब होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दैट इज EEC स्टैंड्स फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। आपको ये जो फुल फॉर्म्स है ये बहुत बारीकी से याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये बच्चे भूल जाते हैं। अब देखिए EEC इज ऑल्सो नोन एज, इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक और नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है इकोनॉमिक कॉमन मार्केट, ऑप्शन बी है NFTA, ऑप्शन सी है IPA और ऑप्शन डी है यूरोपियन कॉमन मार्केट। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यूरोपियन कॉमन मार्केट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यूरोपियन कॉमन मार्केट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ECM वॉज ब्रॉट इन टू बींग। इसका मतलब ये है कि ECM कब लाया गया था। तो ECM, सबसे पहले ECM का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। ECM का मतलब होता है एंटरप्राइज कंटेंट। तो ये जो एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट है ये पहली दफ़ा 1 जनवरी 1958 को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको ये याद रखना है, ECM का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट और ये पहली बार 1 जनवरी 1958 को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि बात करें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक इज। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है NAFTA, नाफ्टा, ऑप्शन बी दिया है सार्क, ऑप्शन सी दिया है CEC और ऑप्शन डी दिया है ECM। तो अगेन दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है वो ECM है। ECM का फुल फॉर्म अभी हमने चर्चा किया, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के विषय में। नाफ्टा मीन NAFTA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन बी दिया है नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन सी दिया है नॉर्थ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑप्शन डी दिया है नॉर्थ एशियन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो NAFTA दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट इज अ सीरीज ऑफ बाइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिका, कनाडा एंड डैश। तो नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एक बाइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के बीच में। तो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज आती है आपको पता है। नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो एक कंट्री तो उसमें अमेरिका खुद है, एक कनाडा भी है, और इसमें जो नाफ्टा एग्रीमेंट साइन किया गया था उसमें एक और कंट्री थी जिसका नाम था मैक्सिको, दैट इज ऑप्शन बी। तो
वैसे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जिनेवा, ऑप्शन बी दिया है मैक्सिको, और ऑप्शन सी दिया है यूके, और ऑप्शन डी दिया है आयरलैंड। लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। यानी जो नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट था, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो सार्क एसोसिएशन ब्रिंग्स टुगेदर डैश कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो एसोसिएशन है वो कितनी कंट्रीज को इंक्लूड करता है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसमें टोटल 7 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अब 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो तो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन में 7 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, और ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द हेड क्वार्टर्स ऑफ सार्क इन, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया है मालदीव्स, ऑप्शन सी दिया है श्रीलंका, और ऑप्शन डी दिया है काठमांडू। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में लोकेटेड है। अब काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी, आपको पता होगा। तो यहाँ पे लोकेटेड है सार्क का हेडक्वार्टर, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो डैश वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1994। 1 जनवरी 1994 को कौन सा चीज़ स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए है नाफ्टा, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन बी है ईसीएम, ईसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। ऑप्शन सी है सार्क, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और ऑप्शन डी है सीईसी। ये तो खैर सिलेबस में नहीं है। और यदि हम बात करें 1 जनवरी 1994 को, तो इस दिन नाफ्टा, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया था। किसके किसके बीच में, तो अमेरिका, कनाडा और इसके साथ अभी हमने चर्चा किया है किसके बीच में, याद करिए किसके बीच में, तो इसका हो जाएगा मैक्सिको। कौन कौन सी कंट्रीज थी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, इनके बीच क्या साइन किया गया था, नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। कब साइन किया गया था, 1 जनवरी 1994 को, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो डैश इज अ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होती है 2 कंट्रीज के बीच में। तो ए है टाई इन एग्रीमेंट, बी है काउंटर ट्रेड, सी है मल्टीनेशनल कंपनी, और डी है ग्रे मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो बाइलेटरल एग्रीमेंट होता है किन्हीं 2 कंट्रीज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग द वेरियस पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट टू एक्ट इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम जो पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के उनको कन्विंस करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें। ऑप्शन ए है कोल्सिंग, ऑप्शन बी है कोऑप्टेशन, ऑप्शन सी है लॉबिंग, और ऑप्शन डी है प्रोक्योरमेंट। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, लॉबिंग। क्वेश्चन नंबर 39 2 or more organizations may merge their organizations to have better control over their environment as various resources are pulled together is। 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस साथ में मिल के इन्वायरमेंट पे बेटर कंट्रोल कर सकती हैं। क्यों, उसके पीछे प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस के जरिए। तो ऑप्शन ए है कोऑप्टेशन, ऑप्शन बी है लॉबिंग, ऑप्शन सी है एग्रीमेंट, और ऑप्शन सी है कोल्सिंग। ये सब थोड़ा आपके लिए नया होगा, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दैट इज कोल्सिंग। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो डैश वॉज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी इनकम्प्रेसिंग रूल्स एंड डिसिपल्स फॉर एन ऑर्डरली वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो कौन सा ऐसा ट्रीटी साइन किया गया था जिसके माध्यम से रूल्स और डिसिपल्स को पूरे विश्व में एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम को इंश्योर करने का काम किया गया था। ऑप्शन ए है GATT गैट, ऑप्शन बी है ITO, ऑप्शन सी है ECM, और ऑप्शन डी है सार्क। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए GATT। GATT का फुल फॉर्म क्या है,
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। GATT का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो डैश मीन्स ईच नेशन शैल बी ट्रीटेड एज वेल एज द मोस्ट फेवर्ड नेशन। कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिसके माध्यम से हर एक नेशन को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो ऑप्शन ए है GATT। GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑप्शन बी MFN, ऑप्शन सी है FTZ और ऑप्शन डी है TRRM। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा MFN। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ट्रेड इन टेक्सटाइल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय। टेक्सटाइल्स में जो ट्रेड किया जाता है उसको किस एग्रीमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए है MFN, ऑप्शन बी है GATT एंड ऑप्शन सी है MFA। तो MFA जो एग्रीमेंट था उसके माध्यम से टेक्सटाइल के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, दैट इज MFA एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो डैश इज नोन एज नियो लिबरलिज्म। तो इसका मतलब नियो लिबरलिज्म होता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका मतलब नियो लिबरलिज्म होता है? ऑप्शन ए है ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी है लिबरलाइजेशन एंड ऑप्शन सी है प्राइवेटाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसको हम नियो लिबरलिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो डैश रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से विश्व के डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटीग्रेशन किया जाता है और पूरे इकोनॉमी को, पूरे विश्व की इकोनॉमी को साथ लाया जाता है? ऑप्शन ए है MNC, ऑप्शन बी है TNC, ऑप्शन सी है ग्लोबलाइजेशन और ऑप्शन डी है WTO। इसमें से एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पिछले टर्म में पूछा गया था। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शायद आप लोग जानते भी होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो डैश मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्लेस ऑफ इनवर्ड लुकिंग वन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है लिबरलाइजेशन, ऑप्शन बी है प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन सी है ग्लोबलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को अपनाते हैं और जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी होता है उसको खत्म करते हैं? हम आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? अपने कंट्री के बाउंड्री के बियॉन्ड देखना, अपने कंट्री के बाउंड्री के बियॉन्ड ट्रेड करना। तो ये कब संभव है? जब देश में ग्लोबलाइजेशन होगा, पूरे विश्व में। ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ESCAP का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक एंड सोशल सेंटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर फॉर एशिया एंड पब्लिक। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो डैश इज अ मेथड फॉर डूइंग बिजनेस बाय विच अ फ्रेंचाइजी इज ग्रांटेड द राइट टू ऑफर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स और सर्विस अंडर सिस्टम क्रिएटेड बाय द फ्रेंचाइजी। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से एक हम फ्रेंचाइजी लेके गुड्स और सर्विसेज को ऑफर करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है एग्रीमेंट, ऑप्शन बी है डीलरशिप, ऑप्शन सी है पेटेंट और ऑप्शन डी है फ्रेंचाइजिंग। तो काफ़ी आसान इसका ऑप्शन है फ्रेंचाइजिंग। जब आप फ्रेंचाइजी लेके गुड्स और सर्विसेज को ऑफर करते हैं या सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, उस पूरे मेथड को हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो डैश मीन्स सेटिंग अ प्रोडक्ट्स अ कंपनी टू इट्स एफिलिएटेड कंपनी इन होस्ट कंट्री। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी कंपनी को उसके होस्ट कंट्री में कंपनी के साथ एक एफिलिएटेड कंपनी सेटअप करते हैं? ऑप्शन ए है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन बी है इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और ऑप्शन डी है एक्सपोर्टिंग। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र, डेट इज ऑप्शन बी। आगे बात कर लेते हैं। BOT मीन्स ए बिजनेस आउटसोर्सिंग ट्रेड, बी बैलेंस ऑन ट्रेड, सी बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफ़र, डी बिजनेस आउटसोर्सिंग ट्रांजेक्शन। तो BOT आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका मतलब होता है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसमें गलत आंसर दिया है। BOT का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड।
अच्छा, एक और चीज़ होता है, BOT का मतलब बिल्ड, ऑपरेशन एंड ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यदि बात करें तो BOT का मतलब बैलेंस ऑन ट्रेड यहाँ दिया है, सॉरी, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, ऑन नहीं, ये ऑफ ट्रेड होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। फेरा वॉज रिप्लेस्ड बाय, फेरा मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज? जैसे डॉलर, येन, यूरो, ये जो करेंसीज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए कि हमारे देश में कितनी करेंसी आएगी, उस करेंसी की प्राइसिंग कैसे होगी, एक करेंसी का इंडिया में कितना वैल्यू होगा, वो सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती थी अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया एक एक्ट के द्वारा, उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज़ फेमा, शॉर्ट में इसको फेमा कहते हैं। ऑप्शन ए है फेमा, ऑप्शन बी है GATT, ऑप्शन सी है WTO और ऑप्शन डी है ITO। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब ये क्वेश्चन पिछले टर्म में पूछा गया था, आप यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो एकदम सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको पिछले साल में मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर आपके क्वेश्चंस को करा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस जिसकी 100% पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में पूछे जाने की। और यदि आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ को परचेज करें तो बस 150 रुपये का एक सारथी बैच है, आप इस सारथी बैच को परचेज करिए और हम आपके सारथी बनेंगे आपके टारगेट, आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।